अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये डिस्कशन फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यू से होने जा रही है। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और साथ ही साथ जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को जो है वो सुना जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 मिनट लगती है। तो 1 मिनट मुकम्मल होते ही आज से हम एमसीक्यू नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ कर देंगे। तो 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और हम बाकायदा एमसीक्यू नंबर 1 से बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास कहा जा रहा है इन केसेस द चार्ज कैरियर्स आर। भाई गैसेस की बात हो रही है, गैस में चार्ज कैरियर यानी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किनका है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एटम्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास जो है वो इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं और हमें कहा जा रहा है इन गैसेस, गैस के अंदर क्या हो रहा है, द चार्ज कैरियर्स आर। गैस के अंदर कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो इन 4 ऑप्शन में से आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गैस के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आइंस और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, द चार्ज कैरियर आर। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉजिटिव आइंस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नेगेटिव आइंस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस दोनों। तो जल्दी से बताएं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब उस इलेक्ट्रोलाइट से जो करंट गुजरता है उसमें चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइंस, मॉलिक्यूल्स या पॉजिटिव और नेगेटिव आइन दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी, बोथ ए एंड बी। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस दोनों चार्ज कैरियर का क्या करते हैं, काम करते हैं। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे, द चार्ज कैरियर्स आर। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोटॉन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पॉजिट्रॉन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है न्यूट्रॉन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर द चार्ज कैरियर आर। मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन। जल्दी से इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। मेटेलिक कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ये किसके बराबर है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1 वोल्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1 एम्पियर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 1 ओहम एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 1 वॉट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओहम या 1 वॉट। जल्दी से मुझे आप इसका जो है वो क्या करें, करेक्ट आंसर बताएं। 1 कूलम पर सेकेंड, तो मैं यहाँ आपको इसका फॉर्मूले से ही बता देता हूँ। भाई करंट का फॉर्मूला क्या है, कूलम अपॉन टाइम। तो कूलम पर सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड 1 कूलम पर सेकेंड किसके बराबर होगा, करंट के। तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया 1 एम्पियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कहा जा रहा है अ वायर हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन इट। एक वायर है जिससे गुजरने वाला करंट कितना है, 2 एम्पियर का। हाउ मच चार्ज पासेस अ पॉइंट इन द वायर इन 1 मिनट। हमें कहा जा रहा है एक वायर है जिससे गुजरने वाला करंट जो है वो 2 एम्पियर का है और हमें कहा जा रहा है हाउ मच चार्ज पासेस अ पॉइंट इन द वायर इन 1 मिनट। 1 मिनट में उससे कितना चार्ज जो है वो गुजरेगा। तो मैं ये भी सॉल्व करके बताता हूँ भाई, फॉर्मूला यही वाला लगेगा। भाई करंट हमारे पास जो है वो 2 एम्पियर है ना भाई, करंट हमारे पास 2 एम्पियर है
और यहाँ हमारे पास जो है वो टाइम कितना है, टाइम हमारा दिया गया है इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो टी वहाँ जाके मल्टीप्लाई यानी 60, तो आंसर क्या आ जाएगा 120 कूलम इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ गया 120 कूलम इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, अ वायर हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन इट, हाउ मच चार्ज पासेस अ पॉइंट इन द वायर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना चार्ज गुजरेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है डी 120 कूलम इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है 120 कूलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकली द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस एज, मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आई बराबर है क्यू अपॉन टी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आई बराबर है टी अपॉन क्यू, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आई बराबर है क्यू मल्टीप्लाई बाई टी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है आई बराबर है 1 अपॉन क्यू टी। तो भाई अभी ये फॉर्मूला लिखा ना, करंट का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था कि आई बराबर है किसके, आई बराबर है क्यू अपॉन टी के, तो ए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पियर सेकेंड स्टैंड फॉर द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड जो है ना किसकी यूनिट है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चार्ज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ईएमएफ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एनर्जी एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पावर। अब बच्चा उलझेगा सर एम्पियर तो यूनिट से एम्पियर जो है वो तो करंट की है, करंट तो ऑप्शन में नहीं है। अब देखो यहाँ उन्होंने क्या चाल की, देखो भाई करंट का फॉर्मूला यही है ना आई क्यूब अपॉन टी, इसकी यूनिट क्या हो गई एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या हो गई कूलम, टाइम की यूनिट क्या हो गई सेकेंड। अब सेकेंड जो है वो वहाँ जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो एम्पियर सेकेंड किसके बराबर है, एम्पियर सेकेंड किसके बराबर है कूलम के, और कूलम किसकी यूनिट है चार्ज के, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया एम्पियर सेकेंड स्टैंड फॉर द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है, एम्पियर सेकेंड जो है वो किसकी यूनिट है चार्ज की, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है ऑप्शन ए चार्ज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ बैटरी मूव्स अ चार्ज ऑफ 40, a battery move a charge of 40 coulomb around a circuit at constant rate in 20 seconds, the current will be drawn। भाई एक बैटरी है उससे कितना चार्ज गुजर रहा है 40 कूलम का अराउंड अ सर्किट, और टाइम कितने बताया जा रहा है 20 सेकेंड, हमें पूछा जा रहा है द करंट विल बी, करंट कितना होगा, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 2 एम्पियर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 80 एम्पियर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 800 एम्पियर। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 80 एम्पियर या 800 एम्पियर। तो इन चार ऑप्शन में से आपने क्या करना है एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो भाई बहुत ही आसान ना, चार्ज को हमें टाइम से डिवाइड करेंगे तो करंट आ जाएगा, 40 कूलम है ना, 40 डिवाइडेड बाई 20, 40 डिवाइडेड बाई 20, आंसर क्या आना चाहिए 40 डिवाइड बाई 20, आंसर आ जाएगा 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ, भाई इलेक्ट्रिक करंट है ना, एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ, किस चीज़ की मूवमेंट को शो कर रहा है, ऑप्शन ए एटम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ, तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक वायर से जो करंट गुजरता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को क्या करता है शो करता है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, द कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बी में कहा जा रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और डी में कहा जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। भाई इसमें दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, उसमें क्या होता है कि करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है और वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, फ्लो कंसीडर किया जाता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी एंड डी बोथ आर द, बी एंड डी आर बोथ आर द करेक्ट आंसर। The conventional current is due to the flow of,
कन्वेंशनल करंट जो है वो माना जाता है किसके फ्लो की वजह से? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल की वजह से। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ बी एंड सी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का है। द कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, भाई पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की बात की थी ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या करता है, फ्लो करता है। और उसका करेक्ट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो कंसीडर किया जाता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है ये। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त जो है, द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो किसके फ्लो की वजह से? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइन। भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इसका जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है द इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो फ्रॉम। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें भी 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। याद रखिएगा कुदरत का कानून है कि कोई भी चीज़ हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाती है, इसके अगेंस्ट जो है वो नॉर्मली वो नहीं जा सकती। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाला ऑप्शन तो सही है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन के मुताबिक नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी एंड डी। ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त जो स्क्रीन पर है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट flow in a closed circuit is always, direction of conventional current flow in a closed circuit। भाई करंट क्या होगी? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव एवरीवेयर इन द सर्किट। ऑप्शन बी नेगेटिव टू पॉजिटिव एवरीवेयर इन द सर्किट। ऑप्शन सी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विद इन द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन डी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव विद इन द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एवरीवेयर इन द सर्किट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन ए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एवरीवेयर इन द सर्किट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। The SI unit of electric current is, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी जूल एंड ऑप्शन डी वॉट। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो SI यूनिट क्या है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 exponent 6 इलेक्ट्रॉन passes through a conductor in 1 millisecond, electric current through conductor is। हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई जा रही है, कितनी है, 2 exponent 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहे कंडक्टर से 1 मिली सेकेंड में और हमें इलेक्ट्रिक करंट बताना है उस कंडक्टर का। तो चले भाई ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो है 2 exponent 6 और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है। टाइम हमें बताया जा रहा है 1 मिली सेकेंड एक्सपोनेंट माइनस 3। भाई ये हो गया हमारे पास 2 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम और टाइम कितना बताया जा रहा है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 यानी मिली सेकेंड बताया गया ना, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। ओके भाई 1.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितनी वैल्यू आएगी, 3.2। ये हो गया एक्सपोनेंट 6, ये माइनस 3 है ऊपर अगर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट माइनस 19 अपनी जगह रहा। 3.2
6 और 3 9 हो गया, माइनस 19 में से 9 क्या कर दो, निकाल दो, क्योंकि प्लस 9 है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कितना बचा, -10, -10 रहा ना भाई, -10 एम्पियर हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, बगैर कैलकुलेटर हो गया ना भाई सॉल्व। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 3.2 एक्सपोनेंट -10 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, 3.2 एक्सपोनेंट -10 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ हमारे पास आगे है द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज, भाई इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है। ऑप्शन ए अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी डिपेंड ऑन द चार्जेस इन द सर्किट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गिवन बाय आई अपॉन वी अपॉन आर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, सेम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डिपेंड ऑन द चार्जेस इन द सर्किट, भाई चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि भाई उसकी जो डायरेक्शन है, डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द चार्जेस इन द सर्किट, भाई कौन से चार्जेस हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और अगर हम नेगेटिव चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी डिपेंड ऑन द चार्जेस इन द सर्किट। सर्किट के अंदर कौन से चार्जेस कंसीडर हम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंजेस। भाई हमें कहा जा रहा है कि भाई सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा, ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी कांस्टेंट। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं कि भाई सोर्स ऑफ ईएमएफ जो ट्रेवर्स कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो पोटेंशियल चेंज में क्या तब्दीली आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एक चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव चेंज है, लेकिन अगर एक चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है तो वो चेंज क्या माना जाएगा, नेगेटिव। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ चार्ज पंप विच मूव चार्जेस अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। भाई एक चार्ज पंप है जो चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने की सलाहियत रखता है, वो क्या है। ऑप्शन ए एन इंडक्टर, ऑप्शन बी एन कंडक्टर, ऑप्शन सी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन डी एन एमीटर। तो चार ऑप्शन हमारे पास है अ चार्ज पंप विच मूव चार्जेस अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज पंप जो चार्जेस को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने की सलाहियत रखता है, वो क्या है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बहुत ही बेसिक आंसर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होता है जो चार्ज को मूव करवाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर इट इंक्रीजेस। भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर से जब फ्लो करता है इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स, ऑप्शन सी एटॉमिक साइज, एंड ऑप्शन डी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन डी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर इट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है वायर से, इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम, एटॉमिक साइज, एंड डी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। When electric current flows through the wire, it increases. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है वायर से, वो क्या इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम, एटम की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई व्हेन स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑप्शन बी टर्मिनल वेलोसिटी, ऑप्शन सी मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड ऑप्शन डी नन। इसमें कहा जा रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन व्हेन स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट, जब स्टेडी करंट उससे गुजर रहा होता है उस वक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन किसकी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड ग्रुप में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर
वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 एक्सपोनेंट -6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 एक्सपोनेंट -5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 1 एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी 1 एक्सपोनेंट -5 मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। The average velocity gained by the electrons in a conductor placed in an electric field is option A phase velocity, option B drift velocity, option C instantaneous velocity and option D constant velocity। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी इनडायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने जाएंगे वो होगा ओहम्स लॉ से रिलेटेड जो हमारे पास है वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके पास है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज द स्टेटमेंट ऑफ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कंडक्टर से गुजरने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड, जो इसके एंड पर अप्लाई किया जाता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है जूल्स लॉ एंड ऑप्शन डी ओहम्स लॉ। बहुत ही आसान सवाल और हेडिंग में ही मैंने बता दिया ये ओहम्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ओहम्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है ओहम्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिकली एज। ओहम्स लॉ का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आई बराबर है वी आर के, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आर बराबर है आई वी के, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वी बराबर है आर आई के और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वी बराबर है आई अपॉन आर के। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। ओहम्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली एज। ओहम्स लॉ को सिंबॉलिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी वी बराबर है किसके? और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो सी है, वी बराबर किसके? आर आई के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द कंडक्टर्स विच ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड। द कंडक्टर विच ओबेज ओहम्स लॉ आर कॉल्ड। वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उन्हें ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उन्हें सेमी कंडक्टर कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उन्हें सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। द कंडक्टर विच ओबे ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। याद रखिएगा फेडरल बोर्ड में जब हमने ओहम्स लॉ के फेडरल बोर्ड के टॉपिक से हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया है तो उसमें ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर, ये तमाम चीज़ों का बाकायदा जिक्र मौजूद है, जबकि सिंध बोर्ड के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। द इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता बिकॉज ऑप्शन ए में कहा जा रहा है करंट चेंजेस, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस चेंजेस, ऑप्शन सी हीट इज प्रोड्यूस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है करंट में तब्दीली आती है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रेजिस्टेंस में तब्दीली आ जाती है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि भाई उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता और इसकी तीनों वजूहात है करंट चेंजेस, रेजिस्टेंस चेंजेस, हीट इज प्रोड्यूस। करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? डी इज द डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज।
ओहमिक डिवाइसेस की बात हो रही है ना, जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जिगजैग कर्व, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइपरबोला, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पैराबोला। तो 4 ऑप्शन हमारे पास जो हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन वी वोल्टेज एंड करंट इज, ओहमिक डिवाइसेस में करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, जिगजैग कर्व, हाइपरबोला या डी पैराबोला। 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ओहमिक डिवाइसेस में वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। भाई वो देखें, ओहमिक डिवाइसेस वो हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस वो हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। उनका जो ग्राफ है, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी कर्व लाइन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस द करंट बिटवीन वोल्टेज, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। भाई ओहमिक डिवाइस का स्ट्रेट था तो इसमें क्या होगा? नॉट ए स्ट्रेट। कर्व की फिर अलग बात है ना भाई, कौन सा कर्व है ये नहीं है। वैसे अगर कर्व भी ऑप्शन पॉसिबल है लेकिन बेस्ट आंसर क्या है? नॉट ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है ना मेटल का, वो क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमें कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ना मेटल का, उसके ऊपर क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, करेक्ट आंसर हमारे पास है इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है ना मेटल का, उसमें इजाफा होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 1 वोल्ट इज नीडेड टू कॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो इन अ कंडक्टर इज रेजिस्टेंस इज। हमें कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट चाहिए होता है कि भाई एक कंडक्टर से हम कितना करंट गुजारना चाह रहे हैं? 1 एम्पियर। हम चाह रहे हैं 1 एम्पियर का करंट गुजरे, तो उस 1 एम्पियर के करंट को गुजारने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए? 1 एम्पियर का करंट गुजारने के लिए हमें वोल्टेज कितना चाहिए होता है? 1 वोल्ट। तो बताएं उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? तो आंसर क्या बनेगा? V इक्वल टू आई आर के मुताबिक 1 ओहम, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओहम। जब वोल्टेज भी 1 है, करंट भी 1 है, तो R का आंसर क्या आएगा? V इक्वल टू आई आर के मुताबिक 1 आएगा, तो 1 ओहम इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना ओहम्स लॉ में, करंट और वोल्टेज के दरमियान जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या आता है? पी आर आई अपॉन, इसमें लिखा हुआ ओके, पी आर और ये है 1 अपॉन आर और इसके ये है डी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 1/r। भाई ओहम्स लॉ में दरहकीकत होता क्या है? करंट और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास के आ जाता है और के क्या है? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और ये के बराबर होता है किसके? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। तो मैं यहाँ अगर रखता हूँ 1/r v, r वहाँ चला गया आई आर, v बराबर है किसके? आई आर के। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 1/r जो है वो क्या है? इसका आंसर है। तो यहाँ हमने कहा द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात हो रही है, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो क्या है? c बराबर है 1/r के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओहम इज इक्वल टू, 1 ओहम किसके बराबर है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वोल्ट पर कूलम, कूलम पर वोल्ट, एम्पियर पर कूलम या वोल्ट पर एम्पियर। तो इसको वो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो मैं यहाँ को समझाता हूँ कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है? 1 ओहम किसके बराबर है? भाई देखो V बराबर है किसके? आई आर के। V अपॉन आई बराबर है R। तो ये हो गया वोल्ट, ये हो गया एम्पियर और ये हो गया R। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर ऊपर आ गया तो क्या हो गया? इनवर्स, ये हो गया R। वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया।
तो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए अभी सारे एमडीकेट के पास पेपर के सवाल है, ये भी एमडीकेट का पास पेपर के सवाल था। 36 ओहम रेजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में जो है वो शोन है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए आपने हमारा जो है वो सर्किट वाला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वाला जो लेक्चर है ना, उसमें अलग अलग किस्म की कॉम्बिनेशन बना के बताई है। तो इसमें बजाय तो ये सीरीज लग रहा है, बट ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है। एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर पर जाते वक्त अगर एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस रेजिस्टर से इस रेजिस्टर पर जा रहा हो तो भी एक से ज़्यादा रास्ते हैं, लिहाजा तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब एक तरीका तो ये कि पैरेलल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, या इसका दूसरी शॉर्ट टेक्निक बताई है कि सेम वैल्यू के रेजिस्टर जब आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, सेम वैल्यू के रेजिस्टर जब आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हम उनकी वैल्यू को उनकी तादाद से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो वैल्यू कितनी है 6, तादाद कितनी है 1 2 3, तो वैल्यू 6 है, तादाद 3 है, 6 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या हो गया 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट टेक्निक मैंने उसी में बताई हुई थी कि सेम वैल्यू के रेजिस्टर जब आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होते हैं, हम उसकी वैल्यू को उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा। कोई कैलकुलेटर वगैरह कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर बताया, वैल्यू 6 है, तादाद 3 है, 6 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या आ गया 2। अब आप वही कन्वेंशनल मेथड जो अपना इंटर में करते जाते हो ना, पेपर वगैरह कैलकुलेटर लगा के सॉल्व कर लो, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ रेजिस्टर having resistance R is cut into 3 equal part, then equivalent of parallel combination is। MDCAT 2015 का सवाल है ये भाई, एक रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, उसको 3 इक्वल हिस्सों में हम काट देते हैं और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो आंसर उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6/R, 3/R, R/9, R/3। 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। भाई देखो, ये हमारे पास है एक वायर, इसको 3 हिस्सों में जाकर क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अगर ये R था तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, R/3, R/3, R/3। अब इन तीनों वायर को हमने पैरेलल में क्या कर दिया, कनेक्ट किया। सही है भाई एक एक की R/3 थी ना वैल्यू, अब तीनों को हमने पैरेलल में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो R/3, अब पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए, 1/R, 1/R, 1/R1, R2, R3, ये हो गया। अब एक एक की वैल्यू कितनी है, एक एक की वैल्यू है R/3, 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 ये हो गया। अब ये 3 तीनों का ऊपर आ गया मैथ के रूल के मुताबिक, ये हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो गया, 3 + 3 + 3 9 हो गया। भाई एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, और 3 + 3 ये हो गया, R यहाँ तक पहुँच के। हमें 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 1/R की नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, R की। तो R की वैल्यू लाने के लिए क्या हो जाएगा, R ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे, R/9। क्या आंसर आ गया, R/9। तो ये मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करके बताया, इसका आंसर क्या हो गया, R/9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर जो मौजूद है, यू हैव 10 रेजिस्टर अवेलेबल, each of 20 kilowatt, you need to form a 2.5 kilowatt resistor for your circuit. Using the available resistor you can। भाई हमारे पास 10 रेजिस्टर हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है, 20 किलोवाट, और हमें चाहिए 2.5 किलोवाट ऑफ योर सर्किट। हमें जो किलोवाट चाहिए ना वो कितना चाहिए, 2.5 किलोवाट चाहिए, सही है। और यहाँ हमारे पास जो रेजिस्टर है वो ईच ऑफ, देखो यहाँ जो है ना किलोवाट से ज़्यादा जो है वो क्या हो गया, ओहम हो जाता, किलो ओहम। यू हैव 10 रेजिस्टर अवेलेबल, ईच ऑफ 20 किलो ओहम। वाट तो आपको पता है पावर की यूनिट होती है, ओहम है ये। और हमें चाह रहा है यू नीड टू फॉर्म अ 2.5 किलो ओहम रेजिस्टर, हमें 2.5 बनाना है। यू कैन कनेक्ट, हमें कहा जा रहा है 8 जो है वो 20 किलो ओहम के सीरीज में कनेक्ट कर दें। बी में कहा जा रहा है 8 जो है वो 20 किलो ओहम के पैरेलल में कनेक्ट कर दें, और सी में कहा जा रहा है 20 किलो ओहम के पैरेलल में कनेक्ट कर दें, और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इनमें से कोई भी सर्किट जो है वो पॉसिबल नहीं है। 2 हम कैसे ला सकते थे, 20-20 वाले 10 को अगर हम पैरेलल में लगा देते तो 2 आंसर आ जाता,
लेकिन 2.5 कहीं पर भी कैलकुलेशन में पॉसिबल नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी इसको सॉल्व करके देखा था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी, नन ऑफ दीज ही है। नेक्स्ट हमारे पास है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेचर ऑफ कंडक्टर, बी में कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड, सी में कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और डी में कहा जा रहा है नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। टाइम भी ज्यादा हो चुका है हमारे लाइव ड्यूरेशन से। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो ओहमिक डिवाइस है, ओहम्स लॉ को ओबे करेगा? फिलामेंट बल्ब, बी सेमीकंडक्टर डायोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर एंड ऑप्शन डी कॉपर वायर। इनमें से कौन सा जो डिवाइस है, मतलब कौन सा जो मटेरियल है वो ओहमिक डिवाइस है, यानी ओहम्स लॉ को फॉलो करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, कॉपर वायर जो है वो ओहम्स लॉ को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो यहाँ जाकर आज के लाइव सेशन जो है वो मुकम्मल होता है। अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमकेट की तैयारी हो, चाहे वो ईकेट की तैयारी हो, तो हम आपको सजेशन देंगे आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से हज़ारों की तादाद में जो हम एमसीक्यू एक्सप्लेन कर चुके हैं, उन तमाम एमसीक्यूज़ की आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड से रिकॉर्ड करके प्रोवाइड किए जाते हैं, और वीकली बेस पर बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें शामिल होते हैं। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं एमडी केट या ई केट के हवाले से, तो रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।